हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं। चेंज करके नोटिस डाल देना। हेलो दोस्तों, तो आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो देखिए दोस्तों, मोशन अपना कंप्लीट हो चुका है। मोशन का टेस्ट अपलोड हो गया है। इस क्लास के बाद में आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा मोशन का, ठीक है। साउंड का टेस्ट आपने दे लिया है, साउंड चैप्टर हो गया, साउंड का टेस्ट भी आपने दे लिया होगा। मोशन हम लोग पूरा कर चुके हैं, मोशन का भी आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा। अभी आप पहले ये पढ़ लो। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। देखो, बहुत से जने सोच रहे होंगे सर लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ा है नहीं। देखिए वो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, क्योंकि आप लोगों को पता है जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, यानी जो गति का दूसरा नियम है, इसी से हम लोगों को फोर्स की डेफिनेशन मिलती है। तो जब फोर्स एंड प्रेशर इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो भैया लॉज ऑफ मोशन भी इसी के साथ में होगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। दोस्तों आप लोगों को पता है गति क्या होता है, ठीक है। तो गति से संबंधित न्यूटन जी ने 3 नियम दिए। उन्होंने बताया कि देखो जब भी गति होगी तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो उन्होंने 3 चीजें बताई, इन्हें हम लोग बोलते हैं गति के 3 नियम। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवा दीजिएगा सर जितेंद्र जी। मैंने टेस्ट में सारे न्यूमेरिकल वगैरह सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो आप लोगों को मैं बता दूं, पहले कोई भी साइंटिस्ट अपनी कोई भी रिसर्च करते थे ना, या कोई भी उन्होंने अध्ययन कराया, तो वो उसका वर्णन अपनी बुक में करते थे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पता होगा भी सुरेश रैना की बुक आई है, तो उनके लाइफ में कैसा अप एंड डाउन क्या रहे, महेंद्र सिंह धोनी का क्या रोल था, तो सारा का सारा उन्होंने अपने उस पुस्तक में लिखा है। तो सेम अगर आप लोगों से पूछा जाए कि न्यूटन जी ने जो अपने 3 नियम प्रकाशित करे थे वो अपनी कौन सी पुस्तक में करे थे, तो बस उस पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस पुस्तक का नाम आप लोगों का क्या है? फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो ये इस पुस्तक का नाम है, जहां पर इन्होंने अपने तीनों क्या करे थे, अपने जो नियम थे वो प्रकाशित कर रहे थे, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ठीक है, तीनों जो लॉज थे, तीनों नियम प्रकाशित करे, ये तो बताइए लॉज कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति का पहला नियम। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है ना, हम लोग इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, यानी जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। अब सर ये जड़त्व क्या होता है, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहले हम लोग समझते हैं ये जो लॉ है वो आपको बोलता क्या है। दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज बताइए, प्लीज इधर देखो, ठीक है, प्लीज इधर देखो। ये फुटबॉल क्या थी, पहले ऐसी कैसे रखी हुई थी? अरे जब आप लोगों ने फुटबॉल को किक नहीं मारी तब फुटबॉल अपनी जगह पर रखी हुई थी क्या? यानी फुटबॉल कहां पर थी? रेस्ट में थी, विराम में थी। रेस्ट में थी यानी विराम में थी। अगर दोस्तों आप लोग इसको किक नहीं मारते पैर से तो क्या ये अपने आप चल जाती? क्या नहीं जाती ना। तो अगर कोई वस्तु रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में ही रहती है, विराम में ही रहती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए दोस्तों ये मोशन कर रही है, जैसे आपने किक मारी है, बॉल चल रही ना, तो ये मोशन ही करती रहेगी जब तक आप लोग इसको रोकोगे नहीं। तो अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है, अगर कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, तो वो गति में ही रहती है। कब तक? जब तक आप लोग उस पर कोई फोर्स ना लगाए। जैसे आपने फोर्स लगाया इसलिए रेस्ट से मोशन में आई, अगर फोर्स नहीं लगाते तो रेस्ट का रेस्ट में ही रहती। तो दोस्तों कोई भी वस्तु होता है ना, वो अपने आप अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। जैसे ये ऐसा नहीं है बॉल अपने आप ही दोस्तों मोशन करने लग जाती है। कब करेगी मोशन? जब इस पे कोई फोर्स लगेगा। तो न्यूटन जी का पहला नियम यही बोलता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लोग नहीं लगाए। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं ये पेन में गिर रहा हूं, गति कर रहा है ना, तो मैंने क्या करा, इसको रोकने के लिए फोर्स लगाया, इसलिए रुका, वरना ये गति करता रहता, नीचे की ओर आता रहता। समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, चलो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन ही करेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं इसको आप ऐसे समझ सकते हो क्या कि किसी भी वस्तु में कुछ ढीठपन होता है। क्या ढीठपन होता है? जब तक उस पर फोर्स नहीं लग रहा तब तक अपने आप वो, ऐसा नहीं है रेस्ट से मोशन में आ रही है, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है कोई भी अपने आप।
अगर मोशन में है तो मोशन ही करती जा रही है, अपने आप रुक नहीं रही, फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसी ढीठपन को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया यानी जड़त्व। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे जड़त्व क्या होता है तो आप लोग बोलेंगे कि दोस्तों कोई भी वस्तु होती है ना, वो अपनी स्थिति में अपने आप परिवर्तन नहीं करती है, या आप लोगों को मैं बोलूं अपने आप परिवर्तन नहीं करती, उस पर कोई फोर्स लगाना पड़ता है। इवन दोस्तों फोर्स लगाओगे ना उसका भी विरोध करेगी। जैसे ये पेन रखा हुआ है, मैंने चिन्नू सा फोर्स लगाया तो क्या ये हिल गई? क्या नहीं, मैंने ज्यादा फोर्स लगाया तब ये पेन यहां से वहां पर हुआ। यानी चीज क्या है, चिन्नू सा फोर्स लगाओगे ना तो उसमें तो वस्तु हिलेगी नहीं। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया यानी जड़त्व। तो जड़त्व क्या होता है, जब भी आप लोग किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश करोगे ना, वह इसका विरोध करती है। अगर आपने फोर्स बहुत ज्यादा लगाओगे तब जाके मूव करेगी, वरना थोड़े फोर्स में तो हिल भी नहीं रही है। तो जब भी आप लोग किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करोगे ना तो वह उसका विरोध करेगी। उसकी इसी प्रवृत्ति को हम लोग बोलते हैं उसका इनर्शिया यानी उसका जड़त्व। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं किस वस्तु का इनर्शिया ज्यादा होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं अगर ये कोई बहुत भारी है तो इसको दोस्तों हिलाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसका ढीठपन ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है। अगर कोई हल्की वस्तु होगी उसको आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, हिला सकते हो। तो यानी उसका इनर्शिया यानी जड़त्व कम होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताता हूं। जैसे देखो दोस्तों यहां पर देखिए, क्या ये मोशन कर रहा था क्या? नहीं। तो जो कोई वस्तु रेस्ट में होती है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक आप लोग उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओ। अब देखो इस पर फोर्स लगाया तब जाके वो रेस्ट से किस में आई है, मोशन में आई है। समझ में आ गई बात को? तो अगर कोई वस्तु रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, ये उसका ढीठपन है, ये उसकी इनएबिलिटी है, ये उसका इनर्शिया है। ठीक है, आ जाओ। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भैया इनर्शिया आप लोग किसको बोल रहे हो? तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। या अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है ना, अपनी मतलब केवल मैं इसको गति की अवस्था नहीं बोलूंगा, गति या विराम की अवस्था भी बोल सकते हो। गति या विराम की अवस्था में किसी प्रकार का अगर आप लोग परिवर्तन करोगे तो उसका विरोध करेगा, उससे कोई हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं, ये जड़ता भी बोलते हैं। और दोस्तों किसी भी वस्तु का जो इनर्शिया होता है, जड़ता होता है, जड़त्व होता है, वो किस पे रिलेट करता है, मास पे। जैसे अगर किसी वस्तु का मास यानी द्रव्यमान ज्यादा होता है तो आप लोग क्या बोलोगे, उसका इनर्शिया यानी जड़त्व क्या है, ज्यादा है। तो कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि मान लेते हैं एक ट्रेन है, ठीक है, एक मान लेते हैं दोस्तों कॉइन है, एक मान लेते हैं क्या है कुछ फुटबॉल, मान लो फुटबॉल। तो आप लोगों से बोला जाता है किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जो ज्यादा भारी होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, उसको हिलाना उतना ही मुश्किल होगा, तो ट्रेन का इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों इनर्शिया क्या होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, देखो, ठीक है, इनर्शिया अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसे आप लोग हिंदी में विराम का जड़त्व बोलोगे। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसे आप लोग गति का जड़त्व बोलते हो, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसे आप लोग दिशा का जड़त्व बोलते हो। दोस्तों आप लोग कोई मुझे बताएगा क्या ये तीनों के बारे में? आइए मैं तीनों के बारे में बताता हूं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर आप लोग कोई फोर्स लगाओगे ना तब जाके वो रेस्ट से मोशन में आएगी, वरना वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। और आप फोर्स भी लगाओगे ना तो उसका विरोध भी करेगी है कि नहीं मुझे रेस्ट में रहने दो। वो अलग बात है, आप लोग के ज्यादा फोर्स लगाने पर वो हिल जाएगी, बट अगर वो आप फोर्स लगाओगे ना तो उसका विरोध भी करेगी, नहीं मुझे वहीं पर रहने दो। ठीक है, इसको आप लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दोस्तों इनर्शिया ऑफ मोशन आप लोग किसे बोलते हैं? अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, मोशन में ही रहना चाहेगी। कब आप लोगों की रेस्ट में आएगी? जब आप लोग उस पर कोई फोर्स लगाओगे। अपने आप वो दोस्तों मोशन से रेस्ट में नहीं आएगी, उसमें ढीठपन है, वो मोशन में रहेगी। तो इसे आप लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई वस्तु किसी डायरेक्शन में गति कर रही है या किसी डायरेक्शन की ओर जा रही है, तो अगर आप लोग उसकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेगी, उसका विरोध करेगी। तो आइए इन सभी चीजों को एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको बोल रहे हो? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अपने आप वो मोशन में नहीं आएगी, ये उसकी इनएबिलिटी है। कोई फोर्स लगाना पड़ेगा तभी वो मोशन में आएगी। तो अगर मैं बोलूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, तो आप लोग बोलोगे द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी
टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो अपने आप उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाना क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी आपका विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे इसका आप एग्जांपल देखिए, है ना। आप लोगों ने कभी देखा है क्या कि जब पेड़ पे आप लोगों को कोई फल को गिराना है तो आप लोग पेड़ को बहुत तेज हिलाते हो, फिर फल गिर जाते हैं? क्या आपने ऐसा देखा है क्या? तो देखिए ये किस वजह से होता है, मेरी बात को आप लोग समझिए। पहले क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं, मैं यहां पर एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि ये टहनी थी, इस टहनी से मान लेते हैं कोई एप्पल कनेक्टेड था। ठीक है, अभी ये कहां पर था? रेस्ट में था, रेस्ट में था ना एप्पल। लेकिन जब आप लोग इसको जाके हिला रहे हो, जैसे मान लेते हैं ये जो टहनी है, मैंने इसको इस तरफ हिलाया, मैंने इस तरफ हिलाया, फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो आप लोगों को पता है अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए। तो आप लोग फोर्स लगा रहे हो कहां पर? इस डायरेक्शन में, इसको यहां पर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, टहनी को ऐसे मूव कर रहे हो, लेकिन ये रेस्ट में रहना चाहती है, तो ये किस तरफ फोर्स लगाएगी, या मैं बोलूं ये किस तरफ रहना चाहेगी? वो इस तरफ रहना चाहेगी, तो ये कुछ इस तरफ एफर्ट लगाएगा, आप लगा रहे हो इस तरफ, जिसकी वजह से ये एप्पल जो है वो टहनी से अलग हो जाएगा। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। कभी आप लोगों ने जो रोलर कोस्टर राइड होती है ना, वो जब एकदम से स्टार्ट होती है तो अचानक आप लोग पीछे गिरते हो। मैं दूसरा आपको बताता हूं, ठीक है, पीछे गिरते हो। जैसे आप मुझे बताइए इसका, और मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं। जैसे दोस्तों कोई घोड़ा है, जैसे मान लो ये घोड़ा है, आप लोग घोड़े के ऊपर बैठे हो, जैसे ही घोड़ा एकदम से चलना शुरू होता है तो क्या आप लोग पीछे की ओर गिरते हो क्या? गिरते हो क्या? क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, घोड़ा अभी रेस्ट में है, आप इसके ऊपर बैठे हैं, आप भी रेस्ट में हैं। लेकिन जैसे ही घोड़ा एकदम से चलना शुरू करता है तो आपकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। आप लोग क्या करोगे? इसका विरोध करोगे। आप रेस्ट में रहना चाहोगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप पूरा रेस्ट में रहना चाहोगे, आप यहीं पर रहना चाहते हो, लेकिन आपकी बॉडी का लोअर पार्ट इस घोड़े के कांटेक्ट में, तो वो तो तुरंत आगे चल जाएगा, आपकी बॉडी वहीं पर रहना चाहेगी। तो नीचे वाला पार्ट आप लोगों का क्या चल जाता है? आगे चल जाता है। तो हम लोग कैसे हो जाता है? पीछे की ओर गिरते हैं। से समझ में आ गई बात को? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ और एग्जांपल की। आप लोगों को पता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, फॉलिंग बिहाइंड द राइडर व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग, जैसे घोड़ा चलना स्टार्ट करता है हम पीछे की ओर गिरते हैं ना। सेम चीज यहां पर रोलर कोस्टर राइड पे भी है। जैसे रोलर कोस्टर राइड पे है ना, मान लो ये आपकी ट्रेन, ये पटरी मान लो, ऐसी पटरी है, पटरी के ऊपर आपकी ट्रेन है, छोटी सी ट्रेन, इस पे आप लोग बैठे हो। तो जैसे एकदम से चलना चालू करोगे आप पीछे की ओर क्यों गिरोगे? क्योंकि आप पहले रेस्ट में थे, रेस्ट में रहना चाहोगे, बट आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट इसके गाड़ी के कॉन्टेक्ट में था, वो तो आगे आ गया, आप लोग कहां पर रह जाओगे? पीछे रह जाओगे। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए। बस में भी आपने देखा होगा, चलिए, कि बस एकदम से जब आप लोगों की चलती है, पहले रेस्ट में थी, एकदम से चलती है पीछे की ओर, इसलिए तो गिरते हैं, ठीक है। तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल है सारे ही। अब हम लोग बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति के जड़त्व के बारे में। दोस्तों, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? अगर कोई वस्तु मोशन में होती है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, ठीक है। आप लोग फोर्स लगाओगे तब जाके वो रेस्ट में आएगी। तो अगर कोई मोशन में रहना चाहेगी, इवन आप लोग फोर्स लगा के उसकी मोशन को चेंज करने की कोशिश करोगे ना, वो उसका विरोध करेगी। वो ज्यादा फोर्स लगाने पर, है ना, ऑब्वियसली मोशन से रेस्ट में आ सकती है, बट दोस्तों वो क्या करेगी? उसका विरोध करेगी, ठीक है क्या? चलिए, तो आ जाओ। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस बार बायोलॉजी में सब टॉपिक डायग्राम बेस कराएगा। सब कराएंगे, टेंशन न लो आकाश जी, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन आप लोगों का क्या है? द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो ये मोशन कर रहा है ना, तो अपने आप ऐसा नहीं है मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अपने आप क्या हो जाएगा? मोशन, आप फोर्स लगाओगे तब जाके आएगा रेस्ट में, अपने आप नहीं आएगा। ये ढीठपन है इसमें। इवन आप लोग फोर्स लगाओगे ना, इसका भी क्या करेगा? ये विरोध करेगा। क्लियर है? ठीक है, इधर देखो प्लीज, इधर देखो। यहां पर आप लोग देखो, आपको पता है ना दोस्तों, जब भी किसी बस में अचानक ब्रेक लगते हैं तो हम लोग आगे की ओर गिरते हैं। आपने देखा होगा, बस में आपने ट्रेवल करा ही होगा, तो जैसे ही बस में ब्रेक लगता है हम लोग आगे की ओर गिरते हैं ना। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। कैसे दोस्तों? आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। प्लीज यहां पर देखो, प्लीज यहां पर देखो, ये बस है, ये बस है, ठीक है, ठीक है। ये आप थे, ये आप थे, ठीक है। बस चल रही थी,
बस मोशन में थी, आप भी मोशन में थे, एकदम से जैसे ही दोस्तों ब्रेक लगा, आप तो क्या चाहोगे कि नहीं मैं तो मोशन करता ही रहूं, मैं तो मोशन करता ही रहूं, मैं तो मोशन करता ही रहूं। तो बस रुक जाती है, लेकिन आप चाहते हो नहीं मैं मोशन करता रहूं, जिसकी वजह से आप लोग आगे की ओर मूव करते हो, है ना। जैसे एकदम से बस लगी तो बस तो रुक गई, लेकिन आप चाहते हो नहीं मैं मोशन में रहूं, तो मोशन करने के चक्कर में आप लोग कहां पर आ जाते हो, आगे आ जाते हो। क्लियर है। चलिए दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए, जब घोड़ा एकदम से रुकता है तो आप लोग आगे गिरते हो ना। क्यों हुआ? क्योंकि जब पहले घोड़ा, मान लो ये घोड़ा है, घोड़ा मोशन में था, आप इस पे बैठे थे, आप भी मोशन में थे, तो घोड़ा जब चल रहा था मतलब आप मोशन में थे, तो आप लोग क्या चाहोगे, मैं मोशन में रहूं। तो जब घोड़ा एकदम से रुक गया, आप तो चाहोगे नहीं मैं मोशन में ही रहूं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आगे आ जाओगे। आप लोग कहां पर आ जाओगे, आगे आ जाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात को। चलिए, और आप लोगों को पता है ना, जब आपको बोला जाता है यार सीट बेल्ट लगाया करो, क्यों? मान लीजिए आपके सामने एकदम से कुछ आ गया, आप एकदम से जब ब्रेक लगाओगे तब आप लोग आगे आओगे। तो दोस्तों सीट बेल्ट अगर नहीं हुई ना, तो आप लोग क्या हो सकता है, आप लोग उससे गाड़ी में घुस जाओ, आप लोग उसके शीशे में घुस जाओ। इसीलिए बोला जाता है हमेशा आप लोग सीट बेल्ट पहना करिए। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दोस्तों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर कोई किसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो वह अपने आप डायरेक्शन नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं पहले इधर जा रहा था अब ऐसे जाने लग जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, और इवन वो क्या करेगा, उसका विरोध भी करेगा। तो आइए मैं इसके कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूं। यहां पर आप लोग देखो दोस्तों, कभी आप लोगों ने देखा है क्या कि जब भी कोई बाइक वाला घूमता है, मतलब उसको टर्न लेना होता तो एक तरफ पूरी तरफ, एक साइड पूरी तरफ घूम जाता है? बताओ ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, कोई कौन बताएगा? क्योंकि देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए, या मैं आप लोगों को और एक आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए बस है, ये ना, आप ये मान लीजिए बस है, आप लोग खिड़की वाली विंडो साइड आप लोगों की सीट पे बैठे हो, ठीक है। बस जा रही थी दोस्तों ऐसे इस दिशा में, जैसे ही बस मान लेते हैं लेफ्ट में घूमी, तो क्या आप लोग राइट की ओर आप लोगों पे लगता है क्या? बताओ। अरे जब बस लेफ्ट में घूमते आप राइट की ओर धक्का लगता है क्या? आप राइट की ओर घूमते हो क्या? क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जा रहे थे ऐसे, ये आपकी डायरेक्शन ये थी। बस वाला बोल रहा है कि नहीं मैं तो ऐसे जाऊंगा, आप इसका विरोध करोगे, बोले नहीं मुझे तो इधर ही जाना है, मुझे तो इधर ही जाना है। तो इसलिए आप लोग क्या करते हो, इस दिशा में आप लोग गिरते हो। आप लोग समझ में आ गई बात को। सेम यहां पर है कि ये जब टर्न ले रहा है ना, मान लो ये ऐसा कोई शार्प टर्न है, तो कोई बाइक वाला जब टर्न ले रहा है ना, तो भैया पहले दिशा ये थी, आप दिशा कैसे कर रहे हो, आप दिशा इसकी ऐसे करना चाह रहे हो, तो उसका विरोध करेगा। तो ये क्या पर गिरेगा, इस साइड गिरेगा, इस साइड गिरेगा। तो वो बाइक वाला गिर नहीं जाए इसलिए ऑलरेडी पहले झुक के रखता है, ये झुक के रखता है, झुक के रखता है। ये समझ में आ गई बात को। ठीक है, चलिए आगे चलिए। दोस्तों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का और आप लोग एग्जांपल देख लीजिए। अगर आप लोग किसी चाकू पे धार लगा रहे हैं, आप लोग एक चीज ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखो आप जिस डायरेक्शन में लेकर आ रहे हो, देखो डायरेक्शन ऑफ स्पार्क एमिनेटिंग फ्रॉम द रोटेटिंग रिंग शार्पनिंग द नाइफ इज द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द रोटेटिंग रिंग, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे देखो भैया आप किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो इस चक्कू को, इस डायरेक्शन में लेकर आ रहे हो ना, जबकि अगर हम लोग बात करें स्पार्क जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कराएंगे ना, टेंशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल सब करवाएंगे। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसकी, मोमेंटम यानी संवेग की। ओके चले, दोस्तों क्लियर है, चले आगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले आप लोगों को मोमेंटम समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मोमेंटम समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में नहीं आएगा। देखो मोमेंटम क्या होता है, सिंपल सी बात क्या है, मोमेंटम
आप लोगों का होता क्या है, अगर m मास की कोई बॉडी है, अगर वो मोशन कर रही है तो उसका कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगा, कोई ना कोई तो वेग होगा। तो मोमेंटम क्या होता है, आप लोग मास इनटू वेलोसिटी को ही क्या बोलते हो, मोमेंटम बोलते हो, यानी द्रव्यमान गुना वेग को ही आप लोग क्या बोलते हो, संवेग बोलते हो। अब दोस्तों मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p से, क्यों, क्योंकि देखो मोमेंटम को m से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, m तो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया मास के लिए, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, m इंटू वी हो गया। अगर आप लोगों से पूछे मोमेंटम की एसआई यूनिट बताइए, इसका एसआई मात्रक बताइए, तो एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो आप लोग बोलेंगे एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी यहां पर डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको, तो कुल मिला के यहां पर भी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये निकलेगा तभी तो ये निकलेगा, तो डायरेक्शन की जरूरत है ना। तो आप लोग बोलेंगे मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों इस मोमेंटम से ही एक मिलती जुलती चीज है जिसे आप लोग बोलते हो इंपल्स, इंपल्स, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो आवेग। अब आप लोग बोलेंगे सर ये इंपल्स क्या हो गया, इंपल्स कुछ भी नहीं है दोस्तों, चेंज इन मोमेंटम को ही, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। समझ में आ गया। जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में कुछ मोमेंटम था, पी आई था, कुछ इनिशियल मोमेंटम पी आई था, या मैं आप लोगों को और सिंपल बताता हूं। चलो मुझे बताओ, कोई 2 किलोग्राम की कोई वस्तु थी, इसका पहले वेग था कितना, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस पे आप लोगों ने क्या लगाया, कुछ फोर्स लगा दिया, आपने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो फोर्स लगाने के बाद में आपने क्या देखा कि जो आप लोगों का 4 मीटर पर सेकंड था, कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकंड हो गया मान लीजिए। तो मैंने आप लोगों को बोला इंपल्स यानी आवेग का मान आप लोग बताइए, बताओ कितना होगा इंपल्स यानी आवेग का मान क्या होगा, बताओ बताओ। तो आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन को ही आप लोग आवेग बोलते हो। पहले संवेग कितना था, पहले मोमेंटम कितना था, पी आई इनिशियली 2 इंटू 4 यानी 8 था, फाइनली कितना हो गया, 2 इंटू 7 यानी 14 हो गया। तो पहले 8 था, 14 हो गया, तो 14 में से 8 माइनस कर लीजिए आप लोग, 14 में से 8 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा, 6 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। क्यों दोस्तों आप लोगों का किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड क्यों आया, आप लोग मुझे बताइए। संवेग का मात्रा क्या था, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो अगर आप लोग, मैं बोलूं 8 एप्पल में से 2 एप्पल गए तो 6 एप्पल ही तो बचेंगे, ऐसे थोड़ी 6 केले बच जाएंगे, 6 पपीता बच जाएगी। तो देखिए जो मात्रक संवेग का होगा, संवेग में परिवर्तन का भी वही मात्रक होगा। तो ठीक है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को ये दोनों चीजों का पता होना जरूरी था, तभी जाके आप लोग क्या निकाल पाते, इंपल्स यानी आवेग, ये सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोग समझ पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, अब मैं आपको बताता हूं सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु पे कितना बल लग रहा है, ये कैसे पता लगाओगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि किसी भी वस्तु पे जो लगने वाला बल होता है ना, वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आप लोग बोले सर समझ में नहीं आया, अभी समझाएंगे, पहले समझो। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है ना, वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। आप लोग बोले सर नहीं समझ में आया, आप मुझे बताओ फोर्स का आपने फॉर्मूला सुना है क्या, m इंटू ए, सुना है ना, वो यहीं से ही आता है। आइए मैं आप लोगों को निकाल के बताता हूं। देखो सेकंड लॉ आप लोगों को क्या बोलता है, प्लीज ध्यान से आप लोग समझिए। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कोई m मास की कोई बॉडी थी, पहले इसकी वेलोसिटी थी u, ठीक है। आपने क्या लगाया, आपने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी जो पहले u थी, अब वो बढ़ के क्या हो गई, v हो गई। और u से v होने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, t सेकंड का लगा। समझ में आ गई बात को। तो आप लोग मुझे बताइए इस पे आपने कितना फोर्स लगाया होगा, क्वेश्चन ये है। तो देखिए दोस्तों, फोर्स क्या होता है आप लोगों का, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है।
समझ में आ गई बात को? अरे एम रियली सॉरी, अभी कहां से होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी तो जानते नहीं हो आप, है ना? तो आप लोगों को फोर्स कितना लगा ये आप लोगों को निकालना है। दोस्तों न्यूटन जी का सेकंड नियम क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी पे लगाया गया फोर्स उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। यानी संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, चेंज इन मोमेंटम बटे कितने टाइम में हुआ। तो कितना चेंज हुआ, पहले संवेग कितना था, पहले कितना था m इंटू यू, अब कितना हो गया m इंटू वी। तो संवेग में कितना परिवर्तन हो गया, एम यू से एम वी हो गया ना, तो एम वी माइनस एम यू, इतना चेंज हो गया। और ये चेंज कितने में हुआ, टी टाइम में हुआ। आप लोग क्या करिए, m को एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि यार मास तो पहले जितना था उतना ही रहेगा, अंदर क्या बचेगा v माइनस यू, ये नीचे t। तो ये v माइनस यू क्या है, पहले वेलोसिटी u थी अब v हो गई, तो चेंज कितना का हो गया, v माइनस यू। तो v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है टाइम। तो देखो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, कितने टाइम हुआ, इसे ही तो एक्सेलरेशन बोलते हो। अरे इसे ही तो एक्सेलरेशन बोलते हो। तो यहां से आप लोगों का फॉर्मूला आ जाता है फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात को, क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ना फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आता कहां से है, ये इस डेफिनेशन से आता है कि किसी भी बॉडी पे लगाया गया फोर्स उसके मोमेंटम में चेंज के मोमेंटम में द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया फोर्स बराबर हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, जहां पर मास क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास है, ए उसका एक्सेलरेशन है। तो अगर आपको दोनों चीजें पता है तो आप लोग बता सकते हो कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, अगर आप लोग जैसे आपके पास में क्या है, दो वस्तु है, एक तो 1 किलोग्राम की, एक है 10 किलोग्राम की। ठीक है, तो आपने इसमें फोर्स लगाया मान लेता है 100 न्यूटन का, यहां पर भी लगाया 100 न्यूटन का। तो अगर मैं आपको बोलूं कौन ज्यादा मूव करेगी, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो आप लोगों को पता है फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बटे मास। तो जिसका मास कम होगा, जो हल्का होगा, उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, जिसका मास ज्यादा होगा, जो भारी होगा, उसका एक्सेलरेशन कम आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर मास ज्यादा, लार्ज मास का मतलब क्या है, जैसे हाथी पे आप कोई फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो बहुत लार्ज मास है ना, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कम आएगा। जबकि दोस्तों अगर उतना ही फोर्स आप किसी छोटे ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो, स्मॉल मास पे लगा रहे हो, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ओके, चलिए यहां पर आप लोग देखिए। ठीक है, तो अगर कोई फोर्स लगा रहे हो किसी बड़े मास पे तो एक्सेलरेशन कम आएगा, जबकि अगर कोई आप लोग फोर्स लगा रहे हो किसी स्मॉल मास पे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई मान लो फिनिशिंग लाइन है, तो जब फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं उसके बाद में भी थोड़ा चलते हैं, थोड़ा चलते हैं ना। वो क्यों, जिससे उन पे फोर्स नहीं लगे, क्योंकि फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बट्टे टाइम। भैया मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम बट्टे कितने टाइम में। तो अगर दोस्तों ये एकदम से वहां पर रुक जाएंगे, यानी मोमेंटम पहले जो था अब रुक गया, जीरो हो गया, कुछ चेंज हुआ और वो वहीं पर रुक गया ना, तो कम टाइम में होता है ना, तो फोर्स ज्यादा लगता है। तो अगर आप लोग ये थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, जिससे मोमेंटम में चेंज होने का टाइम ज्यादा मिल जाए, टाइम की वैल्यू ज्यादा हो, टाइम की वैल्यू ज्यादा हो, तो फोर्स क्या हो, आप लोगों का कम हो। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? आपने देखा होगा दोस्तों एक छोटी सी चीज, गुरुजी मास और वेट में डिफरेंस क्या है। धीरेन्द्र जी जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा वेट क्या है। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज मत हो, केवल मास समझ लो आप। देखो आप लोगों ने देखा है क्या, कभी भी कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो ऐसे थोड़ी करता है, ऐसे पीछे करता है ना, अरे ऊपर चारियों को थोड़ा नीचे करता है ना, ऐसे थोड़ी, ऐसे कर लेता है, ऐसे जितना नीचे हो सकता है उतना करता है ना। इसका कारण क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो आप लोग मुझे बताइए, ये आप लोगों का क्या है, हाथ है, ठीक है, आप ऐसे कैच कर रहे हो, मान लो, है ना, आप ऐसे कैच कर रहे हो, आपके पास में बॉल आ रही है, बॉल मान लो 1 किलोग्राम की है, बॉल का वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। जब बॉल आपके हाथों में समा जाएगी उसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो मैं आपको बोलूं फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। तो मान लेते हैं यहां से यहां पर बॉल आने में लगे 4 सेकंड लगे, तो संवेग पहले कितना था, 1 किलोग्राम इंटू 10 था, बाद में 0 हो गया, कितने का चेंज आ गया, -10 का चेंज आ गया, कितने समय में, 4 सेकंड का। तो फोर्स आपका 2.5 न्यूटन का लगेगा। लेकिन जब आप लोग हाथ पीछे करोगे तो दोस्तों बॉल आपके हाथों में जब समाएगी समय ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि आपने हाथ पीछे कर लिए।
थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा बॉल को आपके हाथों में आने में, तो 4 सेकंड की जगह मान लेते हैं 5 सेकंड लग रहा है, तो कुल मिला के 10/5 होगा, तो आंसर आएगा 2। तो फोर्स कम लग रहा है ना, पहले ज्यादा लग रहा था, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है आप लोग का, यही है। चलिए आ जाओ दोस्तों, ट्रेन के बोगियों के बीच में बफर्स लगाए जाते हैं ना, ये भी सेकंड लॉ ही है आप लोगों का, ठीक है। सेकंड लॉ की वजह से अगर हम लोग बात करें कोई चीनी मिट्टी के बर्तन जो कागज रैप करे जाते हैं ना, ये भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से करे जाते हैं। सर कैसे? जैसे आप लोग मुझे बताइए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने ना प्लेट को जब ट्रेवलिंग होती है, जब इनको है ना आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो, है ना, तो प्लेटर यहां से वहां, वहां से यहां ज्यादा रहती, मान लो इसके ऊपर अगर कुछ चीज पड़े ना, तो देखो उसको पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, मेन चीनी के बर्तन तक नहीं पहुंचेगा, इसके ऊपर टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपने कागज लपट दिया, पहले वो कागज एब्जॉर्ब कर लेगा बहुत सारी चीज, तो फोर्स इस पर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी का करता हूं मैं कल क्लास में, आज थोड़ी छोटी क्लास रखेंगे, ठीक है। तो फोर्स एंड प्रेशर को फिर कंटिन्यू करते हैं सेकंड में। और प्लीज आप लोग मोशन का टेस्ट दे लीजिए, मोशन का टेस्ट किस किस ने दिया भी नहीं दिया ना, आधे घंटे पहले भी अपलोड हुआ है, तो प्लीज मोशन का टेस्ट दे लीजिए, देख लीजिए आपने जो पढ़ा कितना आपको आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय बाय, टेक केयर।